आपके साथ सपना शर्मा। तो खबर की शुरुआत बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, ज्ञानवापी पर सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और आपको बता दें कि हाईकोर्ट में एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। वहीं आपको बता दें, सर्वेक्षण में शिवलिंग की उम्र निर्धारित करने वाली कार्बन डेटिंग टेक्निक भी शामिल है। वहीं वाराणसी की जिला कोर्ट में आज 3 केस की सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 3 केस और इसको लेकर आज सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी पर सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है और वहीं आपको बता दें, हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था और सर्वेक्षण में शिवलिंग की उम्र निर्धारित करने वाली कार्बन डेटिंग तकनीक भी शामिल थी। वाराणसी की जिला कोर्ट में आज 3 केस की सुनवाई है। तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के शिवलिंग की उम्र का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वे के आदेश को चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, ज्ञानवापी मामला, और इस मामले पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। डॉक्टर संतोष ओझा वाराणसी से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। संतोष, आज बेहद खास दिन, ज्ञानवापी पर सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कितने बजे आज सुनवाई होगी और क्या कुछ दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी जाएंगी? देखिए, निश्चित तौर पे आज ज्ञानवापी मामले पे खास दिन होगा। खास दिन इसलिए कि जहां देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आज देखेगी, वहीं दूसरी ओर बनारस के भी कोर्ट में 3 मामलों में बातें सुनी जाएंगी और एक मामले पे फैसला आना है। यदि हम बात बनारस से शुरू करें तो बनारस में 3 ऐसे मामले हैं जिनमें मुस्लिम गैर मुस्लिम के प्रवेश पे रोक, नंबर 1, नंबर 2 साफ सफाई, और तीसरा जो कार्बन डेटिंग की डेट थी, या ये कहा जाए कि जो बातें अभी तक सर्वे की थी, जो परिसर की थी, वो पूरे परिसर में कराने का, ये 3 मामले होंगे जिन पे आज सुनवाई होगी। 2 मामले जिला जज के कोर्ट में, जबकि तीसरा मामला सीनियर डिवीजन के मामले में कोर्ट में होगा। अब समझा जा सकता है कि इन तीनों मामले के अतिरिक्त एक मामले पे जो जिला जज के कोर्ट में है, उसे फैसला आना है, और वो फैसला इस बात का आना है कि आखिर 8 केस को, यानी ज्ञानवापी से जुड़े सारे मामलों को एक कोर्ट में क्यों न चलाया जाए। पिछले तारीख पे इसकी सुनवाई हुई थी और सुनवाई के बाद आज फैसले की घड़ी है। दूसरी ओर यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया था मुस्लिम समुदाय के द्वारा, जिसमें यह कहा गया था कि जो कार्बन डेटिंग की जो फैसला है वो न्यायोचित नहीं है, गलत है, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे। सुप्रीम कोर्ट को ने उसको संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेते हुए आज उस पर भी सुनवाई होगी। अब देखने की बात होगी कि ज्ञानवापी के मामले पर, या ये कहा जाए कि कार्बन डेटिंग के मामले पे सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है, क्या आगे की बात चलती है। नंबर 1, नंबर 2, यदि बनारस की बात की जाए तो 2 बजे के बाद इन सारे बातों की फैसला होनी है। कोर्ट इस पूरे मामले को सुनेगी। देखने की बात यह होगी कि 2 बजे के बाद कि आखिर क्या 8 केस को एक साथ एक अदालत में सुनी जाएगी, जिससे समय और फैसला जल्दी होगा, और दूसरी बाकी जो 3 मामले हैं उनमें क्या क्या बातें होती हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस पर निगाहें सबसे ज्यादा रहेगी वो ज्ञानवापी मामला ही रहेगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से यह आदेश दे दिया गया था कि यहाँ पर कार्बन डेटिंग आप कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और आज इसको लेकर सुनवाई हो सकती है। क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज इसको लेकर फैसला आ जाएगा या फिर कोई अगली डेट में निर्धारित इसके लिए की जा सकती है? देखिए, इस मामले के तह में यदि जाया जाए, पिछली बातों को देखा जाए तो 22 मई का दिन था, 12 मई 2022 का दिन था, जब कोर्ट का सर्वे हुआ था और जिला जज ने जिला का न्यायालय से इस बात का फैसला हुआ था कि पूरे परिसर का सर्वे होना चाहिए। इस सर्वे में वहां पे एक लिंगनुमा एक आकृति मिली थी, जिसे मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा और हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की संज्ञा दी थी। अब
दूसरी ओर देखा जाए उस मामले का सर्वे चल रहा था, तभी मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का रुख किया था और हाईकोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया था कि सर्वे नहीं रोका जाएगा। बाद में हिंदू पक्ष जाके हाईकोर्ट में एक पिटीशन देता है जिसमें यह प्ली दी जाती है कि उसका कार्बन डेटिंग होना चाहिए, उस आकृति का यह पता लगाना चाहिए कि इसमें पौरिकता क्या है, कितनी पुरानी है और इसका सही उम्र क्या है, जिसपे हाईकोर्ट ने मुहर लगाया था। लेकिन इस पूरे मामले को तब एक झटका लगा था जब मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इसको रोक दिया जाए। अब इसी फैसले पे आज सबकी नजर होगी कि आखिर हाईकोर्ट का रुख क्या होगा, क्या अगली तारीख पड़ती है या फिर कोई फैसला आता है। जी बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ होता है, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मिशन 2024 के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि कानपुर, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक मंदाकिनी रॉयल पैलेस में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक का उद्घाटन कर दिया है। लखनऊ के एसआर कॉलेज में अवध क्षेत्र की बैठक है और इस बैठक के दौरान रोड मैप बनाया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी 2024 को लेकर। इसके साथ ही महासंपर्क अभियान भी है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, इसको देखते हुए 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। किस तरीके से ये अभियान चलेगा, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है, बात हो रही है। इसमें तमाम तरीके के जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जा सकते हैं। तो 2024 की बिसात है और अब जो कवायद है वो बीजेपी की शुरू हो गई है, किस तरीके से यूपी की 80 सीटें जीती जाए। हालांकि इसमें उन सीटों पर फोकस किया जा रहा है जो सीटें 2019 में बीजेपी हार गई थी और यही वजह है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से तैयार है और तमाम दिग्गज नेता बैठक कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक का उद्घाटन किया है। लखनऊ के एसआर कॉलेज में अवध क्षेत्र की बैठक हो रही है और मिशन 2024 के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां यहां तेज हो गई है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली ने यह कहा कि अभी निकाय का चुनाव हुआ है, उसके ऊपर मायावती ने काफी गंभीरता से लेते हुए समझाया है कि आगे कैसे कदम बढ़ाना है। इसके अलावा जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी को रिव्यू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अगस्त तक ये काम पूरा किया जाएगा। हम पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा परिणाम आए। इसके साथ ही कमेटियों के रिव्यू के बाद पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और मुनकाद अली ने यह भी कहा है कि अभी कमेटियों में 50% नौजवानों को रखा जाएगा। इसके अलावा सर्व समाज की भागीदारी हो, इस बात का भी ध्यान दिया जाएगा। बीएसपी पूरी तरीके से तैयार है सभी 80 सीटों पर लड़ने के लिए। जो बहन जी का फैसला है उसी पर हम लोग काम करेंगे। वहीं कानपुर मंडल के प्रभारी वीपी अंबेडकर ने ये कहा है कि हम लोगों को अपने मंडल में जाकर अपनी विधानसभा जिलों को मजबूत करने और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। वहीं सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने की तैयारी करनी है, सभी धर्म के लोगों को जोड़ने का काम करना है, सबके बीच में जाकर काम करने के लिए कहा गया है। महिलाओं और युवाओं को 50% आरक्षण के तहत पार्टी से जोड़ने के लिए कहा गया है। पुराने कार्यकर्ता, युवा और महिलाओं को साथ लेकर काम करना है। तो वहीं आपको बता दें कि बीएसपी की अब तैयारियां तेज हो गई है। निकाय चुनाव के रिजल्ट सामने आने के बाद अब मिशन 2024 को लेकर मायावती जुट गई है। वहीं बीएसपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। निकाय चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन कुछ जगहों पर रिजल्ट ने बीजेपी को भी चौंका दिया है। कई जगहों पर पार्टी के पुराने गढ़ में हार हुई है। वहीं आपको ये बता दें कि इसके बाद भी अब पार्टी में मंथन शुरू कर दिया गया है। वहीं इसके लिए कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई गई है। 17 सीटों पर
बीजेपी ने जीत दर्ज की है। लेकिन पार्टी के लिए चुनौती नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के रिजल्ट ने बढ़ाई है। आपको बता दें, पार्टी की 89 नगर पालिका और 191 नगर पंचायत में जीत मिली है। इस बड़ी जीत के बाद भी पार्टी को 16 ऐसे जिले जहां पर एक भी सीट हासिल नहीं हुई है, यानी कि बीजेपी ने एक भी नगर पालिका की सीट इन 16 जिलों में नहीं जीती है। ऐसे में पार्टी मिशन 80 की चुनौती अब और भी बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी ने 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। लेकिन अगर निकाय चुनाव का परिणामों पर गौर करें तो पार्टी कई बड़े सांसद और केंद्रीय मंत्रियों की क्षेत्र में पार्टी की हार से अब और भी यहां पर चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें, इसके बाद अब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए हर स्तर पर तैयारियों की समीक्षा करेगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि पार्टी के निकाय चुनाव में जहां हार हुई है उन क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा और फीडबैक भी लिया जा सकता है। दिल्ली से खबर है, यूपी निकाय चुनाव में जीत के बाद आप में खुशी की लहर है। आप सांसद संजय सिंह ने शुरू किए ताबड़तोड़ दौरे और आपको बता दें, बीते दिन संजय सिंह ने यूपी के 5 जिलों का दौरा किया है। उसमें सुल्तानपुर है, अयोध्या है, अमेठी है, प्रतापगढ़ है और कौशाम्बी है। यहां पर बैठकें की गई। वहीं सांसद संजय ने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक भी की है। 23 मई से 3 जून तक सभी प्रांतीय अध्यक्ष अपने जिलों में समीक्षा बैठक करेंगे, ये संजय सिंह की तरफ से कहा गया है। वहीं आपको बता दें, 5 जून से सांसद संजय सिंह यूपी के सभी जिलों का दौरा करने वाले हैं, यानी कि अब आम आदमी पार्टी के द्वारा यूपी में पूरी ताकत झोंकी जाएगी। आपको बता दें कि लोकसभा की 80 सीटें यहां आती हैं। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां भी शुरू हो गई है, जहां एक और बीजेपी, बीएसपी, सपा की तरफ से तैयारियां की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। तो वहीं अब मैदान में आम आदमी पार्टी भी उतर आई है। आपको बता दें कि यहाँ पर संजय सिंह ने 5 जिलों का दौरा किया, जिसमें सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी शामिल है। इन 5 जगहों पर, इन 5 जिलों में दौरा किया गया है। संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी ली है और इस बैठक में तमाम तरीके के दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि 23 मई से 3 जून तक सभी प्रांतीय अध्यक्ष अपने जिलों में समीक्षा बैठक करेंगे, इसके निर्देश दिए गए हैं और इसकी जानकारी संजय सिंह ने खुद दी है। वहीं आपको बता दें कि 5 जून से सांसद संजय सिंह यूपी के सभी जिलों का दौरा करेंगे। तो यूपी की आज एक ऐसा शासन उत्तर प्रदेश में चल रहा है जो डराने का, धमकाने का, फर्जी वोट, 1900 मृत लोगों के वोट लखनऊ में बने हुए, ऐसे वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां पाई गई। तो जितना प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर सकते थे उन्होंने किया। हमारे कैंडिडेट को 2000 वोट से जीता था। अंत में जाके मुझे जब निर्वाचन आयोग से मैंने बात की कि भाई हम आ रहे हैं वहां पे, तब उसको 500 वोट से जीता हुआ घोषित किया गया। अंतिम समय तक जितना प्रयास कर सकते थे किया। तो इसलिए लोकतंत्र में अगर आपकी लोकप्रियता है, चुनाव लड़िए। चुनाव में अगर आपको जीत हासिल होती है, आप जीतिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन ऐसे चुनाव को मैनिपुलेट करके, उसको गलत ढंग से प्रभावित करके, धमकियां देके, ये काम ठीक नहीं है। आज कर्नाटक के भी चुनाव परिणाम जो आए हैं, उससे भी सबक लेना चाहिए बीजेपी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका संजय गांधी दिल्ली से चलकर सड़क मार्ग से होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के रास्ते आपको बता दें कुरेभार पहुंची। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, इसके बाद मेनका संजय गांधी कुरेभार से मोतीगरपुर बाजार स्थित बाग पहुंची और आपको ये भी बता दें कि यहां पर ब्लॉक प्रमुख चंदर प्रताप सिंह के संयोजक में आयोजित प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में मेनका गांधी ने
शिरकत की, वो शामिल हुई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस दौरान मेनका गांधी ने ये कहा है कि प्रबुद्ध वर्ग से संवाद करते हुए अपने 4 सालों के विकास कार्यों का हिसाब किताब रखा है और उन्होंने ये कहा है कि आपको एक ऐसी सांसद मिली जो क्षेत्र के विकास और लोगों की तरक्की खुशहाली के लिए फिक्रमंद रहती है। मैंने आपकी मां के रूप में संसदीय क्षेत्र को संभाला है, सजाया है और यहां पर कई विकास काम किए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेनका गांधी पहुंची सुल्तानपुर और इस दौरान उनका स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। लखनऊ से खबर आपको बता दें, 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। ट्रक के पीछे कार घुस गई। आपको बता दें कि सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हरदोई रहीमाबाद थाने के पास सही सड़क हादसा हुआ है। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे सभी और उस समय यह हादसा हुआ और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये गाड़ी पलट गई। ट्रक के पीछे ये कार घुस गई थी, जिसके चलते ये हादसा हो गया। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 2 गाड़ियां जिनमें जोरदार टक्कर हुई। नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। नीलेश, कैसे ये हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी, और जो 2 लोग घायल हैं उनकी हालत कैसी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि देर रात लखनऊ से शादी समारोह में शामिल होने कुछ एक परिवार के 6 सदस्य आए थे, जो शादी समारोह में शामिल होने के बाद लखनऊ से हरदोई जा रहे थे। हरदोई के संडीला के निवासी बताए जा रहे हैं, जहां रहीमाबाद के पास, जो कि लखनऊ में आता है, वहां पर ट्रक में जो कार थी वो अचानक घुसती है, जिसके कारण मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज लखनऊ के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। जब इसकी जानकारी पुलिस को मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। कटर से काटकर जो गाड़ी में लोग फंसे थे उनको निकाला गया है और गाड़ी की हालत देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से, कितनी स्पीड में ट्रक के अंदर ये गाड़ी घुसी होगी। अब देखना होगा कि जो जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है उसमें क्या ट्रक चालक की कोई गलती थी या फिर चालक जो कार चला रहा था उसने अपना नियंत्रण खोया, जिसके बाद इस तरीके की घटना हुई है। फिलहाल 2 लोगों का गंभीर रूप से जो घायल है उनका इलाज लखनऊ के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। बिल्कुल संजय, और अब पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? देखिए, पुलिस की तरफ से जो क्षतिग्रस्त गाड़ियां हैं उनको थाने तक ले जाया गया है। साथ ही साथ ट्रक चालक से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल जो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जब वो ठीक होंगे, बोलने के हालत में आएंगे, तो उनसे जरूर पुलिस पूछताछ करेगी कि ये हादसा कैसे हुआ, क्योंकि ये दर्दनाक हादसा था जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी कि कैसे कार को कटर से काटा गया, जिसके बाद जो कार के अंदर फंसे हुए लोग थे उनको निकाला गया। तो उसको लेकर भी पूछताछ पुलिस करेगी जब वो जो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जब वो होश में आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए नीलेश। इसी बीच आगे बढ़ते हैं। शायद कभी आपने थानों की दीवार पर एक स्लोगन लिखा जरूर पड़ा होगा, भय मुक्त समाज, दलाल मुक्त थाना, जो आज की पुलिस उसको मिटाकर उस पर पतीला, आपको बता दें, पलीता लगा रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि जो मामला है वो लखीमपुर खीरी सदर कोतवाली की चौकी LRP का है। वही जहां आपको बता दें LRP चौकी इंचार्ज चेतन तोमर ने अपने ही विभाग के होमगार्ड से घूस मांग ली। दरअसल होमगार्ड के ऊपर से 307 की धारा हटाने की एवज में चौकी इंचार्ज ने घूस में फ्रिज की मांग कर ली। होमगार्ड ने पैसे ना होने के चलते फाइनेंस कराकर फ्रिज दे दिया, लेकिन उसके बाद भी धाराएं आपको बता दें कि कम नहीं हुई। एक चक्कर में गया हुआ था, तो उसमें बीच बरानों के चक्कर में मैंने सुलह समझौता करा दिया। फिर हमने कहा ठीक है, अपने अपने घर जाइए, सोइए। तो हम लोग घर पे चले आए। लड़ाई झगड़ा था जो भी था। उसके बाद 20 तारीख को मेरे पे FIR हो जाती है। उसमें FIR होने के बाद 307, 452 कई धाराओं पे मेरे पे मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। और ठीक जिस दिन का प्रकरण था उसके सुबह मॉर्निंग में मैंने एप्लीकेशन दी कोतवाल महोदय को। तो मेरा मेडिकल भी हुआ था, क्योंकि मुझे भी चोटें आई थी बीच बराव कराने के बीच।
वहीं सुल्तानपुर के कादीपुर कोतवाली के पटेल चौक पर बोलेरो ने ट्रक को ओवरटेक किया तो ट्रक चालक ने बोलेरो में भी टक्कर मार दी, लेकिन इसके बाद ट्रक पटेल चौक से जा टकराया गया। आपको बता दें कि हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है, जबकि खलासी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य करते हुए सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। पीलीभीत में न्यायालय में तैनात अभियोजन अधिकारी की 10 साल की बेटी को घर से बुलाकर अज्ञात आरोपी द्वारा उठाकर ले जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आरोपी के साथियों ने घर में रखे सोने और नकदी की भी चोरी कर ली। वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। थोड़ी देर में आज स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य मंत्री का चार्ज एसपी सिंह बघेल लेंगे। वहीं चार्ज लेने से पहले हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की। उन्होंने इस दौरान कहा है कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, मैं ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी है। सर, एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपको दी गई है स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर, क्या कुछ कहेंगे आप? पहली सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि एक नई जिम्मेदारी जिन उम्मीद अपेक्षाओं को लेकर के उन्होंने दी है, मैं अपने बड़े मंत्री डॉक्टर मनसुख जी के नेतृत्व में उन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को अपनी पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ पूरा करने का प्रयास करूँगा। सर, कोरोना काल में काफ़ी चुनौतियां रही, भारत सरकार ने लड़ाई भी लड़ी और वैक्सीनेशन पे जोर दिया, ज़्यादातर वैक्सीनेशन हुआ, आत्मनिर्भर भारत बना। लेकिन आगे क्या कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चुनौतियां आप लोगों के सामने रहने वाली है या क्या कुछ बेहतर होने जा रहा है? इतिहास गवाह है कि पैंडेमिक पीरियड में जब विकसित राष्ट्र में त्राही त्राही मची थी, प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, हमने वर्ल्ड का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का किया। ट्यूबरकुलोसिस को 2000 टीबी मुक्त भारत की ओर हम अग्रसर हैं। पोलियो रिमूव हो चुका है और नीचे पीएससी लेवल पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं। जच्चा बच्चा पर की जो मौत होती थी उसमें कमी आई है और मोदी जी के नेतृत्व में हमने पैंडेमिक पीरियड में अस्पतालों की कमी नहीं होने दी, बेड की कमी नहीं होने दी प्रधानमंत्री जी ने। और सबसे बड़ी बात है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं होने दी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, वेंटिलेटर की कमी नहीं होने दी। और उसके बाद अगला कोई दौर आए तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आज हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट देश के हर अच्छे अस्पताल में है, निचले स्तर पर भी है। और हमारा पैरामेडिकल जो स्टाफ है दुनिया के बेहतरीन पैरामेडिकल स्टाफ में है। उन्होंने जान की परवाह किए बिना पैंडेमिक पीरियड में देश की सेवा की है। सर, देश को काफ़ी उम्मीदें रहेंगी आपसे निश्चित रूप से, लेकिन उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश को किस तरीके से विकसित करेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, खासतौर पे आगरा की अगर हम बात करें तो? दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, एक बड़ा राज्य है। यूपी में सेवाएं अच्छी हैं तो देश में हो जाती, यूपी समृद्ध है तो देश समृद्ध होने में सहायता करता है। यूपी आत्मनिर्भर है तो काफ़ी हद तक देश आत्मनिर्भर होता है। यूपी विकसित है तो देश भी विकसित होने की दिशा में कदम उठाता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी की टॉप प्रायोरिटीज़ में, मैं उनके साथ 4 बार एमपी रहा हूँ, उनका पहला मेडन स्पीच जो पार्लियामेंट में रहा है वो इंसेफेलाइसिस, जो जापानी बुखार गोरखपुर इलाके में आता था, देखिए उसमें बच्चों की बहुत मौत होती थी, उस पर टोटल नियंत्रण किया है। और धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ ऑन इंडिया से बातचीत की। वीडियो इसके साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।